हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान की प्रकृति मतलब भारत का संविधान किस तरह का है, ये संघात्मक व्यवस्था है या एकात्मक व्यवस्था है, मतलब फेडरल सिस्टम या यूनिटरी सिस्टम है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इस क्लास में हमने इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको शामिल किया है। इसके अलावा अपन इसमें अपकमिंग एग्जाम्स में आपके क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसको कवर करते हुए पूरा टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। संविधान की प्रकृति से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन आपके है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। दूसरा है, संविधान की सर्वोच्चता संघात्मक लक्षणों का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। संघात्मक लक्षण क्या? संघात्मक मतलब जिसमें दो तरह की व्यवस्था होती है, शासन व्यवस्था दो, जैसे केंद्र और राज्य, दोनों को समान शक्तियां दी गई है। अब ये एक तरह के संघात्मक व्यवस्था का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, दोनों स्टेटमेंट सही है। अब अपन बात करें शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, तो इसके तहत अपन ने अनुसूचियों में पढ़ा है 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। तो यहाँ पे जैसे 7वीं अनुसूची में 3 तरह से विभाजन है, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। 3 सूचियां बनाई गई हैं। समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन वरीयता रहेगी केंद्र की। अगर दोनों में अगर विवाद की स्थिति रहे तो केंद्र का कानून मान्य होगा समवर्ती सूची के संदर्भ में, ठीक है। तो शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है। और संविधान की सर्वोच्चता मतलब संविधान सर्वोच्च होगा, इसमें कोई भी शक्तिशाली नहीं होगा, ना तो केंद्र ना ही राज्य। तो ये संघात्मक विशेषता है। तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट सही है। अपने को सही कथन पूछा है तो सी आंसर रहेगा, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पे ये चीज भी ध्यान रखें कि शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई है। केंद्रीय सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। तो यहाँ पे ये चीजें आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको अपकमिंग एग्जाम्स में ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अपन बात करेंगे कि जैसे यहाँ पे अपन ने बताया कि भाई राज्य सूची पर राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, तो किन सिचुएशन में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, उनको भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो वो अपन आगे के क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, संविधान के संघात्मक स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब संघात्मक स्वरूप मतलब जिसमें 2 स्तर है, केंद्र और राज्य स्तर पर शक्तियों का बंटवारा है। अब अपन बात करें, भारत के संविधान में राज्यों का एक संघ यूनियन ऑफ द स्टेट्स का प्रयोग हुआ है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आर्टिकल 1 इससे रिलेटेड है, अनुच्छेद 1 इससे रिलेटेड है। इसमें है कि भारत, इंडिया जो कि भारत है, वह राज्यों का संघ होगा, मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है यूनियन ऑफ द स्टेट्स। यहां पे ये ध्यान रखिएगा, टर्म इंग्लिश में भी आप ध्यान रखें, यूनियन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो ये आपके टर्म यूज की गई है आर्टिकल 1 में। फेडरेशन ऑफ स्टेट यूज नहीं किया है, यूनियन ऑफ द स्टेट किया है। यह भी आपके कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संविधान में किस तरह की टर्मिनोलॉजी शब्दावली का प्रयोग किया है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स या फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स। तो हमेशा ध्यान रखिए आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ द स्टेट्स का मेंशन है, राज्यों का संघ का उल्लेख है। तो ये आपके बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार प्राप्त है। तो देखिए राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। केंद्र सरकार को इस संदर्भ में अधिकार है कि वे नए राज्य का गठन करे, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करे, या राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दे, या केंद्र शासित को राज्य बना दे। तो ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार है, राज्यों को स्वतः अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे आपके दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। सही कथन का पूछा है तो आपके केवल 1 इसमें सही होगा। स्पेशली आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सही कथन पूछा है या गलत कथन पूछा है। अगर यहाँ पे गलत कथन होता तो आंसर ही चेंज होता, दूसरा इसका आंसर रहता, केवल 2 कथन इसमें गलत रहता। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपके, भारत का संविधान किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित करता है, मतलब भारत के संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था का उल्लेख है। तो देखिए पहला ऑप्शन है पूर्णतः संघात्मक, बी है पूर्णतः एकात्मक, अर्ध संघात्मक,
इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूर्णतः संघात्मक तो हो ही नहीं सकता। पूर्णतः एकात्मक मतलब केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं है, राज्यों को भी शक्तियां दी गई है। और ऐसा भी नहीं कि पूर्णतः संघात्मक मतलब केंद्र और राज्यों को समान शक्तियां, राज्य अपने फैसले स्वयं ले सकते हैं, ऐसी भी स्थिति नहीं है। तो ये अर्ध संघात्मक क्वासी फेडरल सिस्टम है भारत में। तो अपन ये कह सकते हैं कि अर्ध संघात्मक है, या इंग्लिश में क्वासी फेडरल सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसमें मेजर ये ध्यान रखना है कि भारत के संविधान में केंद्र के अलावा राज्यों को भी शक्तियां दी गई है, लेकिन यहाँ पे जो झुकाव है शक्तियों का या ज्यादा पावरफुल है वो केंद्र सरकार को रखा गया है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि संघात्मक व्यवस्था है लेकिन केंद्र की ओर झुकी हुई है, ये चीज भी अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। तो पूर्णतः संघात्मक तो कभी नहीं होगा, पूर्णतः एकात्मक भी कभी नहीं हो सकता। ये चीज भी ध्यान रखना है कि जैसे जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, आपातकाल की स्थिति में भारत में केंद्र सरकार और ज्यादा पावरफुल हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। तो कौन कौन से आर्टिकल से उनके अकॉर्डिंग केंद्र सरकार पावरफुल होती है, तो उनके बारे में अपन कंप्लीट डिस्कशन करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपके नंबरिंग एक्सट्रीमली सॉरी ये नहीं है, तो अपने को ये ध्यान रखना है। 3 स्टेटमेंट है, कौन कौन से? भारत में द्विसदनीय विधायिका केवल संघ स्तर पर है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगा। द्विसदनीय विधायिका जैसे विधान परिषद और विधानसभा ये भारत के 6 राज्यों में भी है, ठीक है। 6 राज्य कौन कौन से है उसके बारे में बात करें तो देखिए यूपी है, बिहार, महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटक, 5वां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 6 राज्य है। 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका भी है। मतलब द्विसदनीय का मतलब है कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो इस कारण से ये ध्यान रखना कि केवल संघ में, संघ स्तर मतलब केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। लोकसभा राज्यसभा वहां तो है, लेकिन 6 राज्यों में भी द्विसदनीय स्तर है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएगा। दूसरा, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मतलब राज्यसभा में राज्यों से चुने हुए प्रतिनिधि, राज्य की विधायिका द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। तो जिसका उल्लेख आपके राज्यवार इसकी सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में है। ये अपन ने अनुसूचियों में पढ़ा था, तो ये आपकी स्टेटमेंट सही है। तीसरा आपके है कि राज्यसभा को संघीय ढांचे का प्रतीक माना जाता है। अब देखिए संघीय ढांचे का मतलब है कि केंद्र और राज्यों को प्रतिनिधित्व, मतलब जो है शासन का स्तर 2 लेवल पर है। तो ये बिल्कुल सही है कि क्योंकि इसमें राज्यों को प्रतिनिधित्व है तो ये संघीय ढांचे का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये आपके स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब अपने को ये ध्यान रखना है, देखिए भारत के संविधान की प्रकृति में मैक्सिमम जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो वहां पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, 2 टर्म आपको ध्यान रखना है, एक तो संघात्मक और एक एकात्मक। संघात्मक मतलब फेडरल सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं। संघात्मक में आपको ये ध्यान रखना है कि केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी प्रतिनिधित्व है, राज्यों को भी शक्तियां है या नहीं है, वो विशेषता आपके संघात्मक में आएगी, ठीक है। दूसरा है एकात्मक। एकात्मक में है कि मतलब एक केंद्र की ओर झुकी हुई शक्तियां, मतलब केंद्र जिस विशेषता में, जिस संविधान की विशेषता में केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है तो वह आपके एकात्मक या यूनिटरी सिस्टम में आएगा। तो ये सिर्फ 2 चीजें आपको ध्यान रखना है, इसमें आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे राज्यसभा का अपन ने बात की, राज्यों को प्रतिनिधित्व है तो ये संघात्मक में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह जैसे अपन आगे डिस्कस करेंगे आपातकाल, तो आपातकाल में केंद्र ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो आपातकालीन जो प्रोविजंस है वो संविधान की एकात्मक विशेषता को दर्शाते हैं, एकात्मक लक्षण को दर्शाते हैं। तो ये चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी अगर आपको 2 टर्म एग्जैक्टली आइडिया है। तो यहाँ पे सही कथन का आपने को पूछा है, तो देखिए यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका आंसर रहेगा बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये है आपके निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का एक संघात्मक लक्षण नहीं है। संघात्मक का अपन ने अभी बात की ना, जिसमें राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं है या केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है, वो संघात्मक लक्षण नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला है द्विस्तरीय शासन व्यवस्था। तो ये बिल्कुल द्विस्तरीय शासन व्यवस्था और शक्तियों का विभाजन, द्विस्तरीय शासन व्यवस्था मतलब लोकसभा के अलावा राज्यसभा, तो ये संघात्मक का है, ठीक है। शक्तियों का विभाजन, इसमें भी केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन है, तो ये है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता मतलब क्या है कि भारत में नागरिकता का प्रावधान एकल है, जिसमें नागरिकता किसके द्वारा दी जा सकती है, सिर्फ केंद्र द्वारा दी जा सकती है, इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं है। तो ये संघात्मक लक्षण नहीं है, ये एकात्मक लक्षण है संविधान का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके आंसर हो जाएगा सी। अब अपन बात करें लिखित संविधान। अगर संविधान आता है तो संविधान में देखिए
कि किसी के साथ भेदभाव नहीं रहता है, सभी को समान शक्तियां दी जाती है, प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो संविधान की सर्वोच्चता होती है, जहां पे संविधान की सर्वोच्चता है तो वह आपके संघात्मक विशेषता में आएगा। तो यहाँ पे संघात्मक लक्षण नहीं पूछा तो एकल नागरिकता, इसमें केंद्र सरकार द्वारा ही नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है, और ये भारत के संविधान में प्रावधान लिया गया ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटिश संविधान से प्रेरित, ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें अपन बात करें भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों की, तो संविधान के भाग 2 में इसका उल्लेख है। आपके आर्टिकल भी आप ध्यान रखिए, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो यहाँ पे एडिशनल जो फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है कि भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अब बात करें नागरिकता, तो नागरिकता के संदर्भ में जो कानून बनाने का अधिकार है वह केवल केंद्र सरकार को है, नागरिकता देने या नागरिकता रद्द करने। आपने अभी सुना होगा जैसे रिसेंट जो अमेंडमेंट हुआ था नागरिकता संशोधन बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाया था 2019 में। तो वही चीज है कि भाई इसमें जो कानून बनाने का अधिकार किसे, केंद्र को है। तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपके है संविधान की सर्वोच्चता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपके यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है संविधान केंद्र और राज्य दोनों को सीमित करता है, बिल्कुल सही है। देखिए केंद्र और संविधान के कारण ही केंद्र और राज्य को है सीमित अधिकार प्राप्त है। अगर कोई भी इनके अधिकारों का उल्लंघन करता है या कोई भी संविधान का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे प्रावधानों पर रोक लगा सकता है। तो ये आपकी स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है संसद संविधान से सर्वोच्च है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। संसद संविधान से सर्वोच्च नहीं है, संविधान ही सर्वोच्च है। अगर संसद कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानूनों को रद्द कर सकती है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि संविधान सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च नहीं है। न तो संसद सर्वोच्च है न ही न्यायपालिका सर्वोच्च है। यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखना है कि भारत का जो संविधान है वह सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, इसके अनुसार ही शासन व्यवस्था का संचालन किया जा सकता है। तो यहाँ पे अपने को सही स्टेटमेंट पूछा है तो केवल एक स्टेटमेंट इसमें सही रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो संविधान की सर्वोच्चता किस विशेषता को दिखाती है, मतलब इसमें क्या कौन सी विशेषता रहेगी जो संविधान सर्वोच्च है यह दर्शाती है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। अब देखिए संघात्मक लक्षण, बी है एकात्मक लक्षण, सी आपके संसदीय शासन, और डी है आपके न्यायिक नियंत्रण। तो यहाँ पे जो संविधान की सर्वोच्चता है ये आपके संघात्मक लक्षण को दर्शाती है कि भाई संघात्मक लक्षण मतलब जिसमें केंद्र सरकार को असीमित अधिकार नहीं है, राज्यों को भी अधिकार दिए गए हैं, राज्य भी अपनी तरह से शासन व्यवस्था का संचालन कर सकते हैं। तो ये संविधान की सर्वोच्चता के कारण ही है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाना था कि संघात्मक विशेषता किससे संबंधित है, संघात्मक विशेषता के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछा कि संविधान की सर्वोच्चता किस विशेषता से संबंधित है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें ध्यान रखिए कि संघात्मक विशेषताएं क्या है या जो विशेषताएं है वो किससे रिलेटेड है, संघात्मक व्यवस्था से है या एकात्मक व्यवस्था से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपके है संविधान संशोधन के प्रक्रिया के संदर्भ में। अब यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दिया गया है। अब ये आपके संविधान की प्रकृति से रिलेटेड कैसे रहेगा, इसके अलावा अपन एक अलग क्लास भी लिए संविधान संशोधन के संदर्भ में, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है सभी संशोधन केवल संसद करती है। तो यहाँ पे देखिए ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, संविधान संशोधन सभी संसद करती है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या है कि संसद के अलावा जैसे विशेष जो संशोधन है, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, न्यायपालिका के संदर्भ में है, तो वे सभी जो विशेष संशोधन है उसके लिए राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे केवल संसद यहाँ पे अगर आता है तो गलत हो जाएगा, संविधान संशोधन संसद द्वारा किए जाता है, ये आता तो आपके सही स्टेटमेंट होता। केवल संसद करती है ये संभव नहीं है, क्योंकि कुछ विशेष प्रावधान है जो जैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा से रिलेटेड, न्यायपालिका के संदर्भ में कुछ प्रावधान जोड़ने हैं या कम करने हैं, तो उनके लिए आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक है। तो यहाँ पे संसद केवल संसद संशोधन करने में सक्षम नहीं है। दूसरा है कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि जैसे विशेष प्रावधान का अपन ने बात की तो उसमें आधे राज्यों की सहमति आवश्यक होगी।
यह संविधान की कठोरता और लचीलापन दोनों को दर्शाता है। संविधान संशोधन बिल्कुल सही है। जैसे कुछ संशोधन सिर्फ कानून के द्वारा किए जा सकते हैं, जैसे नए राज्य का गठन, राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य की सीमा में परिवर्तन, तो ये सारे संशोधन सिर्फ कानून द्वारा किए जा सकते हैं, मतलब लचीलापन है। जबकि कुछ संशोधन जैसे केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, तो उनके लिए संसद द्वारा विशेष बहुमत और इसके अलावा आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक है। तो यहाँ पे ये कठोरता को दर्शाता है, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सही कथन का पूछा है तो 2 और 3 आपके सही आंसर रहेगा, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपके है केंद्र को आपातकाल के समय। अब देखिए, इमरजेंसी के समय या किसी और स्पेसिफिक सिचुएशन में केंद्र सरकार अधिक पावरफुल हो जाती है, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे है केंद्र को आपातकाल के समय राज्य विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, आपातकाल के समय बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल है अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर रहेगा, आपातकाल के समय पूछा है तो अनुच्छेद 250 में यह प्रावधान किया गया है कि इमरजेंसी के समय संसद जो है वह राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें आर्टिकल 249 की, तो इसमें आपके राष्ट्रीय महत्व का यदि कोई विषय हो, अनुच्छेद 249 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व का विषय हो, तो उसमें आपके कानून बनाने की पहल जो है वह राज्यसभा कर सकती है, इसका उल्लेख है, ठीक है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 249 में क्या है, अनुच्छेद 249 में है कि यदि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो तो इस संदर्भ में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की पहल राज्यसभा कर सकती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि राज्य सूची पर भी कानून, आपातकाल के समय कानून बनाने का अधिकार तो संसद को है, वो अनुच्छेद 250 के तहत है। और राज्य सूची के महत्व पर अगर राष्ट्रीय महत्व का विषय हो तो उस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, उसमें राज्यसभा पहल करती है। ये ध्यान रखना कि बिल जो है पहले राज्यसभा में रखा जाएगा, तो और उसके बाद विशेष बहुमत से पारित होगा, तभी राज्य सूची के विषय पर कानून बन सकता है। इसके अलावा अपन ने जैसे आपातकालीन प्रावधान पढ़ा, तो ये अनुच्छेद 356 आपके राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के साथ साथ, अब शक्तियों का बंटवारा किया गया, इसके साथ साथ केंद्र की प्रधानता, मतलब केंद्र अधिक शक्तिशाली है, यह विशेषता भारत को किस श्रेणी में रखती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर शक्तियों का विभाजन रहता तो अपने को और आंसर रहता। अब यहाँ पे दोनों का दिया है कि भी शक्तियों का विभाजन तो किया गया है, लेकिन केंद्र की प्रधानता मतलब केंद्र को अधिक शक्तिशाली रखा गया है। ऑप्शन है पूर्ण संघीय राज्य, अर्ध संघात्मक राज्य, संघीय गणराज्य, एकात्मक राज्य। तो यहाँ पे दोनों का दिया है, तो आपके आंसर रहेगा अर्ध संघात्मक राज्य। मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे संघात्मक विशेषता भी है और एकात्मक विशेषता भी है, तो अर्ध संघात्मक राज्य हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अगर ये रहता कि मान लीजिए भाई ये आपके शब्द नहीं आते, ये लाइन नहीं आती, तो यहाँ पे रहता कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन ये विशेषता भारत को किस श्रेणी में लाती है। सिर्फ अगर ये रहता तो आपके आंसर रहता संघीय राज्य की श्रेणी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर देना है। तो संघात्मक विशेषता, उसमें जैसे केंद्र और राज्य दोनों को प्रतिनिधित्व या शक्तियों का प्रोविजन रहे, और एकात्मक विशेषता जिसमें आपके जो है केंद्र ज्यादा शक्तिशाली रहे, केंद्र को अधिकतम अधिकार रहे, तो वो एकात्मक लक्षणों में आएगा। और अगर दोनों का उल्लेख है तो वह अर्ध संघात्मक विशेषता में आएगा। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है संविधान की न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट में अपन फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड न्यायपालिका है, ये आपके स्टेटमेंट सही है। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब क्या है कि राज्य की अलग से कोई न्यायपालिका नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो यहाँ पे राज्य की बिल्कुल अलग न्यायपालिका नहीं है, सभी की शामिल है। तो यहाँ पे एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। केंद्र और राज्यों के लिए पृथक न्यायालय है, पृथक न्यायालय का प्रोविजन नहीं है। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय संघीय विवादों का निपटारा करता है। संघीय विवाद क्या है कि जैसे केंद्र राज्यों के बीच विवाद होता है, या राज्यों के बीच विवाद होता है, या केंद्र या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद होता है, तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो ये आपकी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली है, तो एकीकृत न्यायपालिका मतलब इसमें जो केंद्रीकृत है तो ये एकात्मक लक्षण है,
ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है। और संघीय विवादों का निपटारा ये किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो ये आपके अनुच्छेद है 131। ये अपन ने सुप्रीम कोर्ट की क्लास में ये पूरा डिस्कशन किया था। ये आता है आपके सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता की श्रेणी में, अनुच्छेद 131। तो यहाँ पे आपके जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपके 1 और 3 है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे सही कथन का पूछा तो आंसर रहेगा केवल 1 और 3। ठीक है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, एकीकृत न्यायपालिका आपके एकात्मक विशेषता में आती है, न कि संघात्मक विशेषता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपके संविधान की 7वीं अनुसूची, अभी अपन ने 7वीं अनुसूची के बारे में बात किया, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं 3, तो 3 कौन कौन से हैं, इसमें 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची दी गई है। ये बिल्कुल सही है, अपन ने अभी डिस्कस किया। राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बना सकता है, बिल्कुल, राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाता है। संघीय सूची पर केंद्र कानून बनाता है, केंद्र सरकार बनाती है। संवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य रहेगा। आगे अपन बात करें, अब देखिए अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की भी अनुमति देता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अनुच्छेद 249 में क्या है कि यदि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो उस संदर्भ में संसद कानून बना सकती है, और इस संदर्भ में पहल जो है वह राज्यसभा करेगी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कानून बनाने की पहल, मतलब विधेयक किस सदन में रखा जाएगा, तो राज्यसभा में रखा जाएगा। इस संदर्भ में लोकसभा नहीं, आर्टिकल 249 के तहत कानून बनाने की पहल राज्यसभा द्वारा की जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और राज्यसभा द्वारा पहल के बाद ये विधेयक विशेष बहुमत से पारित होगा। तो यहाँ पे पहल राज्यसभा करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 249 के तहत। 250 के बारे में अपन ने पढ़ा था, 250 के बारे में अपन ने पढ़ा कि आपातकाल के समय केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो यहाँ पे आपके 2 आर्टिकल्स हो गए जो इंपॉर्टेंट है आपके, एक तो 249 और एक 250। तो यहाँ पे अपन बात करें आपके और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि अनुच्छेद 200, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछे और बहुत टफ क्वेश्चन पूछे तो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अनुच्छेद 249 भारतीय संविधान की किस विशेषता को दर्शाता है। पहली चीज तो आपको मालूम होना चाहिए कि अनुच्छेद 249 में है क्या, उसके बाद आपको यह डिसाइड करना है कि ये संघात्मक है या एकात्मक है। 249 में यह है कि भाई केंद्र सरकार अधिक पावरफुल है, मतलब कैसे कि केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो अगर केंद्र सरकार अधिक पावरफुल है मतलब ये एकात्मक लक्षण है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 249 संविधान के एकात्मक लक्षण को प्रकट करता है। तो यहाँ पे सही कथन का पूछा है, तो आपके तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर रहेगा आपके 1, 2 और 3 सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यह है आपके भारतीय संविधान में संघ शब्द किस अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो संघ शब्द, यूनियन जो वर्ड है वो किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो अनुच्छेद आपके 1, 2, 3, 4। तो आपके हमेशा ध्यान रखना है अनुच्छेद 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र जो संविधान का भाग 1 है उसका अनुच्छेद 1 इसमें है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन शब्द का उल्लेख है, संघ शब्द का उल्लेख है, राज्यों का संघ होगा, ये आपके अनुच्छेद 1 में उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है कि इसमें यह भारत राज्यों का समूह होगा। अब इसमें यह चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। भारत राज्यों का संघ होगा। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला स्टेटमेंट दिया भारत राज्यों का संघ है, दूसरा स्टेटमेंट था राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार। अपन ने डिस्कस भी किया था अभी, तो उसमें मेजर ध्यान रखना है कि राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, जबकि केंद्र को, मतलब जो केंद्र सरकार है या संसद को नए राज्य गठित करने, राज्यों को के दर्जे को समाप्त करने, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाने, नया राज्य बनाने या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, इन सब का अधिकार संसद को दिया गया है। तो यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है कि संघ शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, इसके संविधान का भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, उसका अनुच्छेद रहेगा अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नागरिकता व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित, अब देखिए नागरिकता से संबंधित जो है आपके 2 टॉपिक को मिला के ये क्वेश्चन पूछा है। एक टॉपिक तो है नागरिकता, दूसरा है आपके संघात्मक लक्षण। ठीक है, संघात्मक एकात्मक लक्षण, संविधान की प्रकृति। तो भारत में एकल नागरिकता है, बिल्कुल सही है, अपन इसके बारे में बात की है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है प्रावधान। दूसरा है यह ब्रिटिश संविधान से ली गई एकात्मक विशेषता है। देखिए एकात्मक है या संघात्मक है, तो अपन बात करें एकल नागरिकता, ये केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता देने का प्रावधान केंद्र सरकार देती है संसद के माध्यम से। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे केंद्र सरकार पावरफुल है तो ये एकात्मक विशेषता है। तो यहाँ पे ये भी आपके
स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सही कथन का पूछा है तो दोनों 1 और 2 दोनों सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपके है राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो उसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके बारे में बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल जैसे राज्य से संबंधित एक क्वेश्चन है, फैक्ट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। अब देखिए क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड किस तरह से बदला है। आपको 2 टॉपिक के बारे में एक साथ पूछा है, एक तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है और राज्यपाल का से संबंधित जो ये प्रावधान है यह किस तरह की प्रकृति में आता है, संविधान की किस कैटेगरी में आता है, संघात्मक में आता है या एकात्मक में आता है। तो दूसरा स्टेटमेंट है यह प्रावधान संघात्मक लक्षण है, केंद्र या राज्य, ठीक है। संघात्मक लक्षण का मतलब है कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, तो यहाँ पे ये किसकी ओर झुका हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए कि ये राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं, तो ये केंद्र सरकार की ओर झुका हुआ प्रोविजन है। तो ये संघात्मक नहीं एकात्मक लक्षण है, ठीक है। संघात्मक लक्षण का होता है कि भाई राज्यों को भी समान अधिकार रहे उसमें, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि ये संघात्मक नहीं एकात्मक लक्षण है। तो ये आपके स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो सही कथन का पूछा है तो केवल एक इसमें सही होगा। और यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बताता हूँ कई बार कि आपके गलत कथन पूछे तो इसका आंसर ही चेंज हो जाएगा, बी इसका आंसर रहेगा। तो यहाँ पे सही कथन पूछा है या गलत कथन पूछा है उसका आप स्पेशली ध्यान रखें, इसका आंसर रहेगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप देखिए आपातकालीन प्रोविजन के बारे में पूछा है। आपातकाल को आपके संविधान की प्रकृति से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे आपातकालीन प्रावधानों के बारे में आप सबको आइडिया होगा। पहला स्टेटमेंट है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 केंद्र को अधिक शक्तियां देते हैं। तो देखिए आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख पहले, ये स्टेटमेंट तो सही है, पहले ही बात करें अपन तो आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 18 में है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है और इन आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपातकालीन शक्तियों में केंद्र सरकार बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाती है, तो यहाँ पे ये अधिक शक्तियां दी गई है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, आपातकाल में केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, इसके बारे में भी अपन ने पढ़ा था अनुच्छेद 250 में कि भाई आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है संसद के माध्यम से। अब तीसरा है यह संघात्मक लक्षण है। तो देखिए यहाँ पे केंद्र अधिक शक्तिशाली है तो ये संघात्मक न होके एकात्मक लक्षण रहेगा, ठीक है। जहां पे केंद्र अधिक शक्तिशाली है तो वह ऑटोमेटिकली आपके एकात्मक लक्षण में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगा तीसरा। तो यहाँ पे सही कथन पूछा है तो केवल 1 और 2 आपके सही कथन रहेंगे, ठीक है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके है अंतरराज्यीय परिषद के बारे में, इंटर स्टेट काउंसिल, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। भारतीय संविधान में अंतरराज्यीय परिषद का गठन संघात्मक लक्षण है, तो बिल्कुल सही है। देखिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन क्यों किया गया, ये 1990 में इसका गठन किया गया और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि राज्यों के बीच में विवाद या केंद्र राज्यों के बीच में विवाद का निपटारा करना, उनके बीच में कम्युनिकेशन बढ़ाना, उनके बीच में काम करने की एक स्तरीय एक आसान व्यवस्था स्थापित करना, कोऑर्डिनेटेड व्यवस्था स्थापित करना इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अंतरराज्यीय परिषद संघात्मक लक्षण है, मतलब इसमें राज्यों को भी प्रतिनिधित्व है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, अंतरराज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत स्थापित की जाती है, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। ये पहली बार की गई थी अनुच्छेद 263 के तहत, इसका नोटिफिकेशन निकाला गया 28 मई 1990 को, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल है, अनुच्छेद 263 के तहत ये व्यवस्था, ये परिषद गठित की गई है। इसके अध्यक्ष के बारे में बात करें तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। और इसके सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, अगर मुख्यमंत्री हो तो मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल या प्रशासक इसके सदस्य शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें 6 कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं, 6 जो प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 मंत्री भी केंद्र सरकार के शामिल होते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे आपने दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने को सही कथन पूछा है तो सी इसका आंसर रहेगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट आपके आर्टिकल 249, इसके बारे में अपन ने डिस्कस भी किया लेकिन वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो 249 के संदर्भ में क्या, राज्यसभा राज्य सूची
पर संसद को कानून बनाने की अनुमति दे सकती है, बिल्कुल सही है। 249 में क्या है, इसमें ये लिखा हुआ है कि यदि राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का हो तो इस संदर्भ में राज्यसभा कानून बनाने की पहल कर सकती है और ये कानून विशेष बहुमत से बनेगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है, यह भारत के संघात्मक स्वरूप का प्रमाण है। तो यहाँ पे देखिए आपके राज्यसभा कानून बना रही है राज्य सूची के विषय पर, तो ये जो प्रावधान है ये आपके एकात्मक स्वरूप का प्रमाण है, ठीक है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार को पावर मिल रही है, तो ये आपके एकात्मक स्वरूप का प्रमाण है, एकात्मक विशेषता में आ जाता है। तो जैसे 249 है, 250 है, 252, 253, ये सारे आर्टिकल्स आपके एकात्मक लक्षण को दर्शाते हैं। तो सही कथन का पूछा है तो आपकी ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सही कथन है तो केवल एक इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपके है अनुच्छेद 253। अब देखिए आर्टिकल 253 में क्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अनुच्छेद 253 इसमें क्या है कि पहला स्टेटमेंट है, भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय समझौते के बाद राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। अब देखिए राज्य सूची की किसी विषय से रिलेटेड अगर केंद्र सरकार किसी दूसरे देश के साथ कोई समझौता कर लेती है तो उस संदर्भ में उस राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार को अधिकार मिल जाता है कानून बनाने का। तो ये भी आपके स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट किस में उल्लिखित है, ये आपके 253 में उल्लिखित है। तो यहाँ पे ये देखिए 249 में अपन ने बात की कि राष्ट्रीय महत्व का विषय हो तो राज्यसभा कानून बनाने की पहल कर सकती है, संसद उस संदर्भ में कानून बनाएगी। और 250 में अपन ने पढ़ा कि यदि आपके आपातकाल की स्थिति हो तो केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो इसके अलावा अपन पढ़ रहे कि 253 में जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौते के बाद राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार संसद के माध्यम से कानून बना सकती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये दूसरा है आपके संघात्मक लक्षण है, तो देखिए ये संघात्मक नहीं है, आपके एकात्मक लक्षण है, मतलब केंद्र सरकार इसमें अधिक शक्तिशाली है। तो यहाँ पे अपन बात करें सही स्टेटमेंट का पूछा है तो आपके केवल एक इसमें सही विकल्प रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपके आपातकालीन परिस्थितियों। अब देखिए आपातकालीन जो सिचुएशन है इमरजेंसी में किस तरह के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया। तो यहाँ पे पहला है संघ की शक्तियां राज्यों से अधिक हो जाती है, इमरजेंसी में हो जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा अनुच्छेद 250 संघ को राज्य सूची पर कानून बनाने देता है, ये भी आपकी स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह का क्वेश्चन अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया। देखिए यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि आपको अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस अगर आप डिस्कस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आपका टॉपिक भी इसमें कवर होगा और आपको ये भी आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे अपन बात करें दोनों स्टेटमेंट सही है, सही कथन अपने को पूछा है तो सी इसका आंसर रहेगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके भारत में संघात्मक व्यवस्था का कौन सा लक्षण नहीं है। संघात्मक व्यवस्था मतलब जिसमें केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली नहीं, राज्य केंद्र दोनों में शक्तियों का विभाजन है। तो शक्तियों का विभाजन यह लक्षण है। संविधान की सर्वोच्चता, ये भी आपके एक सेकेंड, शक्तियों का विभाजन ये संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। संविधान की सर्वोच्चता ये भी आपके संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। एकीकृत न्यायपालिका ये आपके संघात्मक व्यवस्था का लक्षण नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें राज्यों को अलग न्यायपालिका नहीं है, केंद्र और राज्य की एकीकृत न्यायपालिका है। द्विसदनीय संसद ये आपके संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है, क्योंकि इसमें राज्यसभा भी है जिसमें राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो संघात्मक व्यवस्था का लक्षण नहीं है, तो यहाँ पे ये आपके आंसर रहेगा सी, ठीक है। तो इस तरह से अपने को ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, ये एकीकृत न्यायपालिका किसका लक्षण है, एकात्मक लक्षण है, संविधान का एकात्मक लक्षण है, यूनिटरी सिस्टम का साइन है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद 2 या 2 से अधिक राज्यों के निवेदन पर संसद को कानून बनाने की अनुमति देता है। अपन ने 249 के बारे में बात की, अपन ने 250, 253 के बारे में बात की। अब अपन बात करें कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार से निवेदन करें तो उस संदर्भ में संसद कानून बना सकती है। तो ये कौन सा आर्टिकल है, ऑप्शन की बात करें तो अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252 और अनुच्छेद 254। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना अनुच्छेद 252 में ये उल्लेख है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करें तो इस संदर्भ में संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो ये आपके उल्लेख है अनुच्छेद 252 में, ठीक है। अनुच्छेद 253 में अपन ने अभी पढ़ा था कि यदि राज्य सूची के विषय पर अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ है तो उस संदर्भ में केंद्र सरकार संसद के माध्यम से कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर भी।
तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है कि जैसे कुछ आर्टिकल्स अपन ने पढ़े तो ये किस विशेषता को दर्शाता है, ये भी आपके एकात्मक लक्षण को दर्शाता है, संविधान के एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। तो जो संविधान की प्रकृति है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हमेशा ही आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, और यहां से अगर टफ क्वेश्चन बनता है तो इस टॉपिक से बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। अभी जैसे अपन ने क्वेश्चंस डिस्कस किए जिसमें संविधान के जो है कॉन्स्टिट्यूशन के 2-3 टॉपिक्स मिला के एक क्वेश्चन पूछा है, जैसे नागरिकता का मिला के आपको संविधान की प्रकृति के बारे में पूछ लिया, या अलग अलग प्रोविजंस देके आपको संविधान की प्रकृति पूछी कि कैसी विशेषता है, संघात्मक है या एकात्मक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। हमने पूरा टॉपिक कवर किया। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।